आइए आज हम समझते हैं कि आखिर कोशिकाओं को कितने प्रकार में बांटा गया है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था, यानी कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका के कितने अंग होते हैं, कोशिका की खोज किसने किया था। इन सभी बातों का विवरण पिछले वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। एंड मैं आपको बता दूं कि यह हमारा बायोलॉजी फाउंडेशन बैच का दूसरा वीडियो है। एंड इसके बाद आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा कि आखिर ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या है। पहले समझिए कि आखिर कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सेल की, तो यहाँ पे अगर हम सेल की बात करें यानी कि कोशिका की बात करें तो यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला आप लोगों को देखने को मिल जाएगा प्रोकैरियोटिक, एंड दूसरा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यूकैरियोटिक। ठीक, ये तो आप लोगों को पता हो। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, ये दो कोशिका है जो कि कोशिका को दो भागों में बांटती हैं। ठीक, अब देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका उस कोशिका को कहते हैं जिसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। क्या होता है? 70S वाला राइबोसोम पाया जाएगा। इट मीन्स कि राइबोसोम दोनों में पाया जाएगा। अगर आप लोग पढ़े होंगे सेल वाला वीडियो, तो राइबोसोम दो प्रकार का होता है, क्योंकि एक 70S और एक 80S। तो जिस जीवों को हम लोग नहीं देख सकते हैं, जैसे कोरोना हो गया, सूक्ष्म जीव हो गए, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कवक हो गए, प्रोटोजोआ हो गया ना, जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए, इन सभी को हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो उन सभी जीवों के शरीर में, क्योंकि उनको भी प्रोटीन की आवश्यकता है, भले हमारे लिए हानिकारक है या फिर जो भी हो, लेकिन उनको भी जीवित रहने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और राइबोसोम का केवल एक ही काम है कि प्रोटीन का निर्माण करता है। और राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि एक 70S और एक 80S। तो जिन जीवों में 70S राइबोसोम पाया जाएगा, इट मीन्स कि जिन जीवों को हम लोग नहीं देख सकते हैं, जैसे आप हमको देख सकते हैं, तो हमारे शरीर में 80S राइबोसोम। आप पेड़ पौधों को देख सकते हैं, तो पेड़ पौधों के शरीर में 80S राइबोसोम है। गाय, भैंस, गधा, बकरा, बकरी, कुछ को आप लोग देखिए, उन सभी के जीव में, उन सभी के शरीर में 80S राइबोसोम आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जिन जीवों को आप लोग नहीं देख सकते हैं, उन जीवों में आप लोगों को 70S राइबोसोम देखने को मिलेगा। और जिन जीवों को आप लोग देख सकते हैं, उन जीवों में 80S राइबोसोम आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक, अब देखिए, अब ये यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला है जंतु कोशिका और दूसरा है पादप कोशिका। यानी कि एनिमल सेल, यानी कि जंतु कोशिका में क्या अंतर है, दूसरा पादप यानी कि पेड़ पौधों की कोशिका में क्या अंतर है। ठीक है, पहले कोशिका क्या है, क्योंकि हमारा शरीर कोशिकाओं से ही बना है। तो कोशिका दो प्रकार का होता है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका उसे कहेंगे यानी कि जिन जीवों को लोग नहीं देख सकते हैं, जैसे हमारे हाथ में भी बहुत सारे ना जीवाणु होंगे, वायरस होंगे, बहुत सारे चीज इसमें होंगे अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तब। क्योंकि इन जीवों को हम नहीं देख सकते हैं, तो इन जीवों के शरीर में मौसम होता है। और जिन जीवों को हम लोग देख सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, बकरा, बिच्छी, खसी, घोड़ा, बाघ, सियार, बिलार, कुछ हो जाएगा इसमें, उन जीवों के शरीर में, यानी कि कह सकते हैं उसमें 80S राइबोसोम आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, यानी कि उसको कितना ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। अब जो ये यूकैरियोटिक कोशिका है ना, ये दो प्रकार का होता है, कह सकते हैं, एक पेड़ पौधों की कोशिका और एक हमारी कोशिका यानी कि एनिमल सेल। क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका को हम लोग देख सकते हैं, तो देखने वाले दो जीव हो गए, एक जो चल सकते हैं मतलब हम यानी कि जंतु, और एक जो अपने स्थान पे है यानी कि पेड़ पौधा, तो यानी कि प्लांट। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन इस वाले में हम लोग को देखना है कि आखिर ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में मेन डिफरेंट क्या है। तो इसमें जो आप लोगों को मेन डिफरेंट देखने को मिल जाएंगी, ये आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी 70S और 80S यानी कि राइबोसोम के बेस पे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन मेंस लेवल का आ जाए डिस्क्राइब करने के लिए कि आखिर यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका से किस प्रकार अलग है, इसकी गणना करें या फिर इसका वर्णन करें, तो केवल और केवल एक ही रीजन है कि राइबोसोम। जिन जीवों के शरीर में 70S वाला राइबोसोम होता है, वे सभी जीव ना प्रोकैरियोटिक जीव कहलाएंगे। और जिन जीवों के शरीर में 80S वाला राइबोसोम होता है, वे सभी जीव यूकैरियोटिक जीव कहलाएंगे। जैसे हमारे शरीर में राइबोसोम जो होता है वो 80S वाला होता है। अब हम कैसे पहचाने कि आखिर कौन सा जीव प्रोकैरियोटिक है और कौन सा जीव यूकैरियोटिक है। तो इसका पहचानने का जो सिंपल सटीक आइडिया है कि जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिन जीवों को हम लोग देख सकते हैं, जैसे आप अपने चारों ओर वातावरण में जिसको भी देख सकते हैं, पंछी से लेकर के माछी, मच्छर, चूटा, चूटी, बड़े से बड़े जानवर जैसे ना एनाकोंडा सांप हो गया, हाथी, जिराफ, जो भी हम लोग देख सकते हैं, इवन कि आप हमको देख सकते हैं, तो हमारे शरीर में
देखने वाले सभी जीवों के शरीर में एटीएस वाला अपना राइबोसोम उसमें होता है, और जिन जीवों को हम लोग नहीं देख सकते हैं बेसिकली उनके शरीर में 70S वाला राइबोसोम आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक, अब देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका का जो मेन विभाजन है यानी कि जो मेन अंतर है वह राइबोसोम को लेकर ही है। और चूंकि हम आप लोगों को पहले ही बताया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S वाला राइबोसोम होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S वाला राइबोसोम आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी ये 70S वाला हो गया राइबोसोम और यहाँ पे हमारा हो गया 80S वाला राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका कह सकते हैं कि जो जीव छोटे छोटे होते हैं उन सभी जीवों के शरीर जो होते हैं उनका जो श्वसन होता है यानी कि वे जो सांस लेते हैं वो मीसोसोम के द्वारा सांस लेते हैं, और हम जो सांस लेते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा सांस लेते हैं। और आप लोगों ने अगर सेल वाला वीडियो खखोर के यानी कि बढ़िया से देखा होगा डीप में, तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन होता है, केब्स चक्र चलता है, 38 ATP बनते हैं, उसके फलस्वरूप एक ग्लूकोज बनता है। एक ग्लूकोज में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है और हमको दिन भर काम करने के लिए 24 से 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये तो बच्चों का क्वेश्चन हो गया जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। मेन डिफरेंस आप लोगों को बताना चाहते हैं मेंस लेवल का। ठीक है, देखिए यहाँ क्योंकि ये सीलिया और फ्लैजेला एक ऐसी संरचना है जो कि दोनों में पाया जाता है। कोशिकाओं को मूवमेंट करने के लिए, एक कोशिकाओं को एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है, जैसे हम यहाँ पे अभी खड़े हैं, यहाँ से हमको यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ से हम यहाँ पर आएंगे, तो इसमें हमारा जो मेन काम कौन किया, जगह को चेंज करने में हमारा पैर, क्योंकि हम अभी यहाँ पे हैं, फिर अभी यहाँ पे आ गए, फिर अभी यहाँ पे आ गए, यानी कि हम घसक रहे हैं, तो इसका जो मेन कारण क्या है, हमारा पैर है। उसी प्रकार से कोशिकाओं को चलने फिरने के लिए, कोशिकाओं को मूवमेंट करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो काम करता है वो काम करता है सीलिया और फ्लैजेला। ठीक है, क्योंकि सीलिया ना एक रोए की समान आकृति होती है जो कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि कोशिकाओं के रोए, कोशिकाओं के बाल को हम लोग सीलिया कहते हैं और कोशिकाओं के पूंछ को हम लोग फ्लैजेला कहते हैं। ठीक है, तो कोशिकाओं के पूंछ को फ्लैजेला और कोशिकाओं के बाल, कोशिकाओं के रोवे को हम लोग सीलिया कहते हैं। तो ये दोनों ही अलग अलग नहीं है, क्योंकि आप लोग इसको एक ही साथ याद कर सकते हैं कि जिन कोशिकाओं में कह सकते हैं कि छोटे मोटे जीव में भी और हम जैसे जीव में भी, यानी कि बड़े बड़े जीव में भी सीलिया और फ्लैजेला पाया जाता है, क्योंकि ये कोशिकाओं को मूवमेंट करने का काम करता है, एक जगह से दूसरे जगह पर भेजने का काम करता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है सीलिया और फ्लैजेला। ठीक है, अब देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका के जितने भी जेनेटिक गुण होते हैं, यानी कि जो पीढ़ी को बढ़ा सके, क्या कर सके, जो अगली पीढ़ी को बढ़ा सके ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में वह आरएनए में होता है। यानी कि जितने भी जेनेटिक गुण होते हैं, जितने भी अगली पीढ़ी के गुण होते हैं, वे सभी गुण आरएनए में होता है। और हम जैसे कोशिकाओं में, यानी कि जंतु कोशिकाओं में जितने भी ना पीढ़ी है, यानी कि जितने भी जेनेटिक गुण कह सकते हैं, वे सभी डीएनए में होता है। तो डीएनए होता है यूकैरियोटिक कोशिका में और आरएनए होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। जीव द्रव्य जो कि दोनों में होता है, और आप लोगों ने सेल वाले वीडियो में पढ़ा था कि जीव द्रव्य जो कि केंद्रिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य से मिल करके बना होता है। क्योंकि प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, यहाँ तक आप लोगों ने उसमें पढ़ा था। अब देखिए सेल वाल हम समझते हैं सेल वाल आखिर होता क्या है। तो सेल वाल का मतलब होता है कि कोशिकाओं के जो बाहरी आवरण होते हैं, जैसे अभी आप हमारे कोशिका में सेल वाल नहीं देख सकते हैं। सेल वाल को देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा पेड़ आप लोग देखे होंगे सभी लोग। तो पेड़ के जो बाहरी चैली होता है ना, जो बाहरी आवरण होता है, उसको आप लोग सेल वाल कह सकते हैं। क्योंकि सेल वाल का काम ही है कि कोशिका झिल्ली की रक्षा करना, और कोशिका झिल्ली का काम है कि कोशिकाओं के अंगों की रक्षा करना। तो पेड़ के बाहरी चैली सेल वाल का काम करते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के सेल वाल है, यानी कोशिका भित्ति जो है ना, वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और इसके बाद में हमारे जो सेल वाल है वह सेलुलोज की बनी होती है। तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति किस जीव की बनी होती है, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं की। और यहाँ पे आप लोग समझिए कि आखिर जो ये पेप्टिडोग्लाइकेन की है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं। यहाँ से आप लोग दो क्वेश्चन और याद रखिएगा। कवकों की कोशिका भित्ति जो होती है वह काइटिन की बनी होती है। ठीक है, काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है कवकों की कोशिका भित्ति। ठीक, इसको आप लोग याद कर सकते हैं K2, एक के से कवक और एक के से काइटिन।
तो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और एक चीज आप लोग और याद रखिएगा कि जो ये जीवाणुओं की कोशिका भित्ति है, किसकी कोशिका भित्ति, यानी कि जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति है वह बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसकी? पेप्टिडोग्लाइकेन की, पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका एक जीवाणु में है जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। इसको आप लोग याद कर सकते हैं जीभ से। किससे? जीभ से, यानी कि जी से जीवाणु हो गया और प से हो गया पेप्टिडोग्लाइकेन। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, और कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है, यानी कि सेल वाल जो बना होता है वह बना होता है काइटिन की। और हमारी कोशिका यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है वह बनी होती है किसकी? तो सेलुलोज की। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग पूरा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर आप लोग को समझने को यानी कि देखने को मिल गया है। एंड आई होप कि आप लोगों को ये पूरी वीडियो आसानी से समझ में आ गई होगी। एंड मिलते हैं हम एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।